तो हेलो बच्चों, S2 की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो करंट अफेयर्स के सिलसिले में हम लोग नए लेक्चर को लेके आए हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? तो इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है पड़ोसी देश। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो पड़ोसी जो देश है हम लोगों के पास, तो पड़ोसी देश नेपाल है। नेपाल में जो अभी हम लोग देखे हैं कि जो चुनाव का परिणाम आया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसमें कुछ हॉकी विश्व कप से रिलेटेड कुछ जानकारियां लेंगे। फिर जनसंख्या का जो जनगणना होने वाला है उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारियां लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग जब भी कुछ शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले जब भी हम लोग करंट अफेयर्स का लेक्चर शूट करते हैं तो कभी हुआ कि नहीं कुछ कोटेशन लाते हैं और कोई मोटिवेशन नहीं होता है। लेकिन आज हम लोग फिर अपने एक मोटिवेशन को लेके आए हुए हैं। तो मोटिवेशन इस प्रकार है, वक्त और हालात हमेशा क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। वक्त और हालात हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और अच्छे मित्र कभी नहीं बदलते। तो इसी सब के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, हम लोग क्या शुरू करना है? तो आइए अपने स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे आइए और हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ना है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं नेपाल के, ये जो दिख रहे हैं आपको भाई साहब, ये जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है बालेन शाह। क्या नाम है? बालेन शाह। इनके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारियां लेंगे। ये बालेन शाह है, ये 35 वर्षीय है। कितने वर्ष के हैं? 35 वर्ष के बालेन शाह है। जो बालेन शाह जो है यहीं से, इंडिया से ही अपनी पढ़ाई लिखाई किए हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो भाई साहब है, ये जो जेनजी का जो कुछ दिन पहले प्रदर्शन हुआ था, विरोध हुआ था नेपाल में, उसी में ये चेहरा उभर के आया। काठमांडू के जो थे, ये क्या थे? मेयर थे। ठीक है, काठमांडू के ये मेयर थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहीं के ये मेयर थे। तो इन्हीं के बारे में हम लोग कुछ जानकारियां लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम लोगों को लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसी विषय पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ये जो है 47वें नंबर के प्रधानमंत्री है। 47वें नंबर के क्या है? प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के बने हैं? तो नेपाल के बने हैं। 35 वर्षीय बालेन शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। कौन से? तो सबसे युवा, ये 35 वर्ष के ही आयु में क्या बने हैं? तो प्रधानमंत्री बने हैं। और देखिए, मध्य क्षेत्र के पहले प्रधानमंत्री। मध्य क्षेत्र किसे बोलते हैं? मध्य क्षेत्र जो है, शिवालिक जो पहाड़ी है, पहाड़ी के दक्षिण का क्षेत्र जो है, बिहार के बॉर्डर से जो साझा करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मधेश। मधेश उसी को बोलते हैं। मधेश जिसकी राजधानी जनकपुर है। कहाँ है? जनकपुर है, जहाँ माता सीता का क्या है? जन्म स्थली है। वहीं क्या है इसका? मधेश की राजधानी जनकपुरी है। मुख्य रूप से भोजपुरी और किसका? मैथिली भाषा का क्या बोली बोला जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं कि शपथ क्या है। शपथ जब ये ग्रहण किए तो शपथ के समय क्या बोला जाता है? 108 हिंदू बटुक और 107 बौद्ध लमाओ लमाओं को बोला जाता है। ठीक है, के अनुष्ठान के साथ ये शपथ लिए। किसके साथ? तो इसी सब के साथ ये क्या लिए? शपथ लिए। कौन? तो बालेन शाह। अब बालेन शाह के हम लोग थोड़ी जीवनी पे आते हैं। तो बालेन शाह बेंगलुरु में स्थित विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी से क्या किए हैं? विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ये क्या किए हैं? इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री की है। क्या किया है? एमटेक किए हुए भाई साहब हैं। मास्टर डिग्री किए हुए, इंजीनियरिंग से एमटेक किए हुए हैं। ठीक है, संगीत का अपना, इनका जो रैपिंग, ये क्या कौन से सिंगिंग करते हैं? तो रैप सॉन्ग गाते हैं। ये अपने प्रचार में भी खुद का ही रैप सॉन्ग पूरा पॉपुलर किए नेपाल में, उसी से इन प्रचार किए। ठीक है, तो ये रैप सॉन्ग गाते हैं। जब प्रधानमंत्री का जब शपथ लेने गए थे तो उस समय भी महाकाल का क्या किए? रैप सॉन्ग गाए। जय महाकाली शीर्षक के रैप सॉन्ग से जारी किए। क्या? प्रधानमंत्री पद के शपथ के तुरंत पहले। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। 2022 से 2024 तक ये काठमांडू के मेयर रहे हुए हैं। काठमांडू क्या रहे हुए? 2022 से 2026 तक काठमांडू क्या रहे? मेयर रहे। ठीक है, उसके बाद जब जेनजी आंदोलन हुआ, जेनजी का जो आंदोलन हुआ, युवाओं का जो आंदोलन हुआ, पोस्टर बॉय थे जो, ये जो जेनजी का जो विरोध हुआ उसमें ये पोस्टर बॉय थे। ठीक है, नेपाल के वर्तमान जो अभी जो है राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है रामचंद्र पौडेल। क्या नाम है? रामचंद्र पौडेल। अब जो ये जो हम लोग देख रहे हैं, नेपाल की राजधानी कुछ ही समय पहले बताए थे, नेपाल की राजधानी क्या है? तो काठमांडू है। ठीक है, यहाँ का जो मुद्रा है उसको हम लोग नेपाली रुपया बोलते हैं। नेपाली रुपया होता है। विश्व का एकमात्र देश जो है, विश्व का, पूरे विश्व भर में ये एकमात्र देश है जिसका राष्ट्रीय ध्वज दोहरी त्रिभुजाकार आकृति में, दोहरी त्रिभुजाकार आकृति में, ये देख रहे हैं, ये एक ऊपर का त्रिभुजाकार है, ये ऊपर का त्रिभुजाकार, एक नीचे, ये दोहरी त्रिभुजाकार आकृति का। पूरे विश्व में ये नेपाल का जो है दोहरी त्रिभुजाकार। अब हम लोग देख रहे हैं बालेन शाह के जो मंत्रिमंडल में प्रमुख मंत्री बने हैं, उनकी थोड़ी पढ़ाई लिखाई और उनका जो उनके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं, जीवनी के बारे में। तो ये देख रहे हैं निशा मेहता, इनको बनाया गया है स्वास्थ्य मंत्री। निशा मेहता जो है, इनको क्या बनाया गया है? स्वास्थ्य मंत्री। इनको क्या बनाया गया है? तो स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। ये देख रहे होंगे आपको, ये मंत्री है, निशा नाम है ने ग्वालियर से कैंसर हॉस्पिटल, ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल से क्या की है? नर्सिंग
में मास्टर किया है, नर्सिंग में क्या किए हैं, मास्टर किए हुए हैं, ठीक है। जैसे बीएससी नर्सिंग होता है वैसे ही एमएससी नर्सिंग करके गई है, मास्टर डिग्री करके गई है यहीं से। और काठमांडू में भी क्या किए हैं, कुछ दिन ये बीपी कोइलवा अस्पताल में बतौर नर्स काम किए हुए हैं, ये काम किए हुए हैं कहाँ, नेपाल में अपने काम किए हुए हैं। अब देखिए सोबिता गौतम जो है वो क्या थी, टीवी जर्नलिस्ट थी। सोबिता गौतम क्या थी, टीवी जर्नलिस्ट। इनको क्या बनाया गया है, तो कानून मंत्री बनाया गया, ठीक है। 2024 में ये जब भूस्खलन हुआ था उस समय इनका जो इनके क्षेत्र में जो था दौरा पर युवकों ने इनको क्या किया, अभद्रता पकड़ वीडियो बनाया, अभद्रता का वीडियो बनाया, महिला सुरक्षा कानून की मांग की। किसकी मांग की, महिला सुरक्षा कानून की मांग की, ठीक है। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए हम लोग जब देख रहे हैं आगे, देखिए सुदन गुरंग जो है उनको गृह मंत्रालय दिया गया है। तो गृह मंत्रालय नेपाल में जो जेनजी आंदोलन का नेतृत्व कर चुके हैं। ये जो जेनजी आंदोलन हुआ था इसका ये भाई साहब क्या किए हैं, तो इसका नेतृत्व कर चुके हैं। ये भाई साहब क्या किए हैं, तो ये नेतृत्व कर चुके हैं, जेनजी आंदोलन को क्या कर चुके हैं, तो उसका नेतृत्व कर चुके हैं। अब देखिए इनकी करियर की शुरुआत कॉल सेंटर से हुआ था। जो कॉल पर बात करते हैं, कस्टमर केयर से जो फोन आता है, तो ये कॉल सेंटर पर भी काम कर चुके हैं। और ये इवेंट मैनेजर की भी नौकरी कर चुके हैं। उसके बाद देखिए गोरखा वन से सांसद चुने गए थे। गोरखा वन जो था, जो नेपाल का जो एरिया है गोरखा, वहां से गोरखा कमांडो भी होता है। तो उसी से क्या किए, इनका ये सांसद चुने गए थे। ये भाई साहब क्या चुने गए थे, सुदन जी सांसद चुने गए थे। 2015 में क्या हुआ, जब भूकंप आया उस समय ये क्या बहुत सक्रिय हो गए हुए। हामी नेपाली एनजीओ के अध्यक्ष भी है। हामी नेपाली के क्या है, हामी नेपाल एनजीओ के क्या है, ये अध्यक्ष भी है। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे रामनाथ गोयनका पुरस्कार, किसके बारे में हम लोग देखना जा रहे हैं, तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार के बारे में। तो यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो देखिए आपके पास आ रहा होगा हिंदी न्यूज के पास, हिंदी न्यूज़पेपर में जो पुरस्कार दिया गया है वो अवधेश अकोदिया को दिया गया है। किसको, तो दैनिक भास्कर के लिए, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है उसके लिए अवधेश अकोदिया को दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, अवधेश अकोदिया को। उसके बाद हिंदी न्यूज एंकर जो है उस सर्वप्रिया संगवान जो है उनको भी दिया गया है। तो ये कौन है, तो ये बीसीसी हिंदी के क्या है, न्यूज रिपोर्टर है, तो इनको भी दिया गया है, न्यूज एंकर है, ठीक है। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है, तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा ये सब पुरस्कार दिया गया है। अब श्रेणियां देख सकते हैं, यह खोजी पत्रकारिता है, उसके बाद राजनीतिक खेल है, उसके बाद फीचर खेलन है, उसके बाद और क्षेत्रीय भाषा सहित 18 अलग अलग श्रेणियों में दिया गया है। किसमें किसमें, तो खोजी किसमें दिया गया है पुरस्कार, तो खोजी पत्रकारिता, राजनीतिक, खेल, फीचर लेखन और क्षेत्रीय भाषा सहित 18 अलग अलग श्रेणियों में दिया गया है। ये सिर्फ हम देख चुके हैं। ये देखिए प्रिंटर और डिजिटल, ये देखिए और नागरिक पत्रकारिता संदीप सिंह है, ये सब पूरा दिया गया है। इसको आप रीड कर सकते हैं, पॉज करके रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए विश्व हॉकी 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो विश्व 2026 जो हो रहा है, होने जा रहा है हॉकी का आयोजन नीदरलैंड और कहाँ किया जा रहा है, तो ब्राजील में किया जा रहा है। हॉकी पुरुष टीम के कोच जो है वो क्या कौन है, क्रेग फुलटन। कौन है, तो क्रेग फुलटन है। हॉकी इंडिया जो है हॉकी वो कितने बार 8 बार ओलंपिक और 1 बार 1975 में विश्व कप जीती हुई है। जो भारतीय इंडियन टीम जो हॉकी का है वो 8 बार ओलंपिक और 1 बार क्या है 1975 में विश्व कप विजेता बनी चुकी है, ठीक है। अब देखिए भारत में जो जनगणना होने जा रहा है 2027 में, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो शुभंकर और प्रतीक, शुभंकर प्रगति और विकास है। प्रगति कौन थी, तो महिला है। विकास कौन है, तो पुरुष है। ये हम लोग आइडल देखे थे कुछ दिन पहले। हम लोग जो प्रीवियस जो पहले का जो हम लोग करंट अफेयर देखे थे, तो उसमें हम लोग डिटेल बताए हुए थे। तो चलिए इसमें भी थोड़ा हम लोग बताना है। तो देखिए जनगणना दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में प्रथम बार जनगणना 1872 में मेयो थे। कौन थे, लॉर्ड मेयो थे। अब देखिए कि जब जनगणना हो रहा था तो नियमित जनगणना जो हुआ, नियमित जनगणना हुआ 1881 में। 81 से वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्य में शुरू हुआ। किसके कार्य में, तो लॉर्ड रिपन के कार्य में शुरू हुआ 1881 में। 1881 के बाद प्रति 10 वर्ष में जनगणना नियमित समय का होना शुरू हुआ। 10 वर्ष पे क्या होगा, अभी 10 वर्ष पे हुआ, तो फिर इस अभी से जितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10वें के बाद 10वें में शुरू होगा। था ये जो नियमित शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, 1881 में। वर्ष 1911 से 1921 के वर्ष को महान विभाजन वर्ष कहा गया। क्यों कहा गया, तो इस समय
भारत की जनसंख्या 0.31% की कमी अकाल और महामारी के कारण हो गई थी। इसलिए 1921 की जनगणना को महत्व विभाजन वर्ष बताया गया। कौन क्या बताएगा? महान विभाजक वर्ष कहा गया। अब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1991 में। स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी 1991 में हुई थी। अब देख रहे हैं लघु विभाजन वर्ष 1951 में। इसके बाद लगातार वृद्धि हो रहा है। लगातार क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो भारत की जनगणना का ये देखिए, इनको बोला गया प्रगति। ये क्या है? ये जो महिला है इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस नाम से? तो प्रगति के नाम से। किसके नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो प्रगति के नाम से। अब पुरुष को देखिए, इस पुरुष को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग जनगणना 2027 में, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेल को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं विकास के नाम से। ठीक है, तो प्रगति, शुभंकर विकास और प्रगति के नाम से इस जनगणना का क्या बनाया गया? थीम बनाया गया है। जनगणना 2027 के शुभंकर, प्रगति और विकास को बता दें कि ये जो विशेषता है इसको देखिए। स्व जनगणना कब शुरू हो रहा है? तो 17/4/2026 से 1/5/2026 तक होगा। अब डिजिटल मकान सूची कब हो रहा है? तो डिजिटल मकान सूची 2/5/2026 से 31/5/2026 तक। अब देखिए स्व जनगणना जो देख रहे हैं उसमें देखिए 17/4/2026 से 1/5/2026 तक दिख रहा है। पहली बार परिवारों को एक सुरक्षित वेब पोर्टल के माध्यम से क्या हो जाएगा? स्व जनगणना कराया जाएगा और ऑनलाइन विकल्प दिया जाएगा। अंतिम सबमिशन से पहले स्व जनगणना के माध्यम से दर्ज आंकड़ों को क्या कराया जाएगा? परीक्षण करा के हम लोग क्या करेंगे? पूर्वेक्षकों को क्या किया जाएगा? द्वारा फील्ड विजिट के दौरान क्या किया जाएगा? जांच किया जाएगा। दूसरा देख रहे हैं, डिजिटल मकान सूची किया जाएगा 2 तारीख 5वां महीना 2026 से 31 तारीख 5वां महीना 2026 तक। लगभग 1 महीना आपको क्या कराया जाएगा? डिजिटल मकान सूची कराया जाएगा। डिजिटल मकान सूची में क्या होगा? जनगणना एक वेब पर मैप के द्वारा क्या होगा? एक वेब मैप एप्लीकेशन के द्वारा आपके घर पे जाएगा। वहाँ लोकेशन को क्या करेगा? ऐड करेगा। लोकेशन ऐड करके आपका फोटो खींच लेगा घर का और चला जाएगा। उसके बाद तीसरा देखिए, डिजिटल डाटा संग्रह करेगा। कैसे डिजिटल डाटा संग्रह करेगा? तो जनगणना 2027 में घर घर जाकर क्या करेगा? जानकारी एकत्र करेगा, जिसको मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटल जनगणना संग्रह किया जाएगा। ठीक है, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा? डिजिटल जनगणना संग्रह किया जाएगा। चौथा देखिए, VIOD मॉडल जो है उसमें देखिए जनगणना कार्यों में लगे गणनाकर्ता को क्या किया जाएगा? डाटा संग्रह हेतु अपना एक स्मार्टफोन लेकर पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? तो घरे घरे दरवाजे तक स्मार्टफोन लेकर, मोबाइल लेकर पहुंच जाना है। ठीक है, ये हम लोग किसमें देख रहे हैं? VIOD मॉडल में। उसके बाद देखिए पांचवा, जातीय जनगणना। भारत में पहली बार हो रहा है जातीय जनगणना। उसके बाद देखिए छठा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग किया जाएगा। पहली बार क्या हो रहा है? इसमें हम लोग AI का उपयोग कर रहे हैं। डिजिटली तकनीकी के साथ साथ जनगणना 2027 को क्या किया जाएगा? तेजी और सटीक पारदर्शिता से किया जाएगा। ठीक है, AI का यूज इसलिए कर रहे हैं कि जो स्पीड हो काम, ठीक है, और पारदर्शिता भी रहे। अब वो देखिए 2007, अब देखिए 7वां पॉइंट जो है इसमें क्या करेगा? जनगणना आंकड़ों का शीघ्र विवरण किया जाएगा। जो जनगणना आंकड़ा है उसका क्या किया जाएगा? शीघ्र वितरण कर दिया जाएगा। जनगणना की प्रगति के कार्यों को क्या किया जाएगा? रियल टाइम प्रबंधन एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा क्या किया जाएगा। ठीक है, ये सब हम लोग देख लिया। अब देखिए PM मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। तो सबसे बड़ा एशिया का जो एयरपोर्ट बना है, कहाँ बना है? तो यूपी में बना है। उसका क्या किया है? उद्घाटन किया। तो यूपी के मुख्यमंत्री जो है आदित्यनाथ योगी, उनका क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। वो उनको और नाम बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वहां के जो यूपी के राज्यपाल हैं उनका क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये क्या है? वहां के राज्यपाल हैं। जेवर एयरपोर्ट नोएडा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, ये क्या है? एशिया के सबसे बड़ा एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। बाकी आपको जो रीड करना होगा, पोस्ट करना है, एडिट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए भारत हॉकी खिलाड़ी जो गुरजीत सिंह थे वो क्या कर लिए हैं? संन्यास ले लिए हैं। जो हॉकी के जो बहुत बड़े खिलाड़ी थे गुरजीत सिंह, वो क्या कर लिए? संन्यास ले लिए हैं। ये कितने अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मैच 130 मैच खेले हैं अंतर्राष्ट्रीय, और 33 जो है गोल किए हैं। कितने गोल किए हैं? तो 33 गोल किए हैं। भारत को टोक्यो 2020 ओलंपिक और पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाने में क्या किया? इनका योगदान रहा। किनका योगदान रहा है? तो गुरजंत सिंह का। ठीक है, भारतीय हॉकी खिलाड़ी के गुरजंत सिंह ने संन्यास लिया है। तो गुरजंत सिंह अंतर्राष्ट्रीय मैच कितने खेले हुए हैं? 130 मैच खेले हुए हैं। और कितने इसमें से गोल कर चुके हैं? तो 33 गोल कर चुके हैं। ठीक है, और भारत को ये जो टोक्यो ओलंपिक आयोजित हुआ था, वो क्या किए थे? टोक्यो ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक 2024 में क्या किए थे? ये
कांस्य पदक दिलाने का योगदान दिए थे, कांस्य पदक दिलाने का योगदान दिए थे। तो थैंक यू सो मच, आप पूरे लेक्चर को देखें, इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो ये इस लेक्चर को जरूरतमंद तक लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा बाय बाय। 24 के 24 कहा गया।